नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मो मानस आम सहित एमती जड़े चेहरा अच्छंती जो चेहरा को आपण कोरोना समय रे बहुत देखिथिबे आ आत्मविश्वास भी पाइथिबे। आम सहित अच्छंती रणदीप गुलेरिया सर, आपको स्वागत करता हूं कनक न्यूज़ में। नमस्कार सर, बहुत सारे प्रश्न हैं आपको देख के, क्योंकि कोरोना टाइम में हम वेट करते थे कि रणदीप जी कब टीवी में आएंगे और कुछ अच्छा खबर देंगे या बुरा खबर देंगे। हम अभी कह सकते हैं कोरोना चला गया। हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना लगभग चला गया, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जब कोविड शुरू में आया था, कोरोना शुरू में आया था, तो हमें इस वायरस के बारे में कुछ नहीं पता था। एक नया वायरस था जिसके मैनकाइंड में हम लोगों में कोई इम्यूनिटी नहीं थी और वैक्सीन भी कोई नहीं थी। वो स्थिति अब बहुत अलग है। हमें इस वायरस के बारे में बहुत कुछ पता है कि वो किस टाइप के निमोनिया करता है, क्या और उसके लक्षण हैं, दवाइयाँ भी है, साथ साथ वैक्सीन भी अब सब लोगों को लग चुकी है और नेचुरल इम्यूनिटी भी है। तो अब हमारे ह्यूमन काइंड में या इंसानों में इम्यूनिटी भी अच्छी है, वायरस का इलाज भी हमारे पास कुछ हद तक है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और लगभग कोविड मतलब पैंडेमिक से एपिडेमिक हो रहा है। ओके सर, चाइना में अभी बहुत ज़ोरों शोरों से हमने कोरोना देखा और बहुत सारे ऐसे वायरस के नाम आए, हमें डर लगने लगा कि भारत में फिर कोरोना आएगा क्या, मगर ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना बाद फिर भारत को कोरोना आएगा या हम सेफ हैं? इंडिया इज सेफ? मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया इज सेफ। चाइना की स्थिति अलग है, क्योंकि चाइना में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो भारत में नहीं हैं। पहली चीज़ ये, तो चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी एक अपनाई। ज़ीरो कोविड पॉलिसी का ये मतलब, उन्होंने अपने पॉपुलेशन जो लोग हैं वहाँ पे अगर 1 या 2 केस हों जिनमें माइल्ड कोविड भी हो तो लॉकडाउन लगा दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ ही नहीं था और नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं थे। दूसरा ये हुआ कि चाइना ने अपनी जो वैक्सीन शुरू की, उनका वैक्सीन अपटेक, जो लोगों ने वैक्सीन लगाए, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और हमने ये देखा कि अगर हम ओल्डर एज ग्रुप की बात करें या उन लोगों की बात करें जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनमें भी वैक्सीन अपटेक 50 से 60% ही रहा है। तो वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा लोगों ने लगाई नहीं, और ये भी क्लियर नहीं है कि उनकी वैक्सीन कितनी कामयाब है, क्योंकि वो लोकली मेड वैक्सीन थी, उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं थी। तो ये 3 कारण हैं, जो एक तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी, एक वैक्सीन इतनी ज़्यादा नहीं लगी, और वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी हमें नहीं पता, इसलिए चाइना में हमने ज़्यादा केसेस देखे। भारत में ऐसे सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक सेफ हैं और ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सर, एक शब्द को बहुत बार अभी यूज़ करा जा रहा है, पोस्ट कोविड। बहुत सारे हार्ट अटैक्स हमने देखे, बहुत ऐसे कुछ लोगों को देखे जो कि बहुत वीक हो गए हैं और कहा जा रहा है कि उनका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। या कोविड के कारण ही है ये? आपकी बात सही है कि कोविड के कारण कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम पहले नहीं देखते थे, और पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड अब हम पहचान रहे हैं कि एक नया सिंड्रोम या बीमारी कहें, वो उभर के आ रहा है। कुछ केसेस जो हैं वो कोविड के कारण भी हैं, कुछ केसेस इंसिडेंटल हैं, क्योंकि कोविड साथ में हुआ, तो हम ये कॉज एंड इफेक्ट जो हम कहते हैं कि ये कोविड के कारण ही हुआ या इंसिडेंटली हुआ, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोविड के कारण हमें अब पता है कि खून की नालियों में सोजिश हो जाती है, वैस्कुलाइटिस हो जाता है, एंडोथीलियाइटिस, जो एंडोथीलियम खून की नालियाँ, उसमें सोजिश होने के कारण क्लॉटिंग भी हो सकती है, और इसलिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक और क्लॉट बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो कुछ हद तक लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड में ये कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। सर, इंटरनेट में कुछ न्यूज़ बहुत आ रहा है कि हम कोविड के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, मगर और जो सारे डिजीज़ हैं उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और इसका कारण कोविड है। क्या ये सच है? ये तो बात सही नहीं है कि हम कोविड के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, लेकिन ये बात सही है कि कई वायरसेस, कोविड हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, वो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण कुछ हद तक जो लंग का इम्यून सिस्टम है या हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है वो कम हो जाती है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हम कहते हैं, जैसे आपको इन्फ्लुएंजा हुआ या कोविड हुआ, आपकी इम्यूनिटी थोड़े दिनों के लिए कम हुई और आपको एक्सपोजर हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया फिर से हो गया, वो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने वाली सिचुएशन नहीं होती। जी सर, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं इंडिया में और उड़ीसा में भी
अचानक से लोगों को बुखार आ रहा है और एक टाइम में बहुत लोगों के घर में खांसी बुखार हो रहा है, तो लोगों के मन में डर है क्या फिर कोविड आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोई नया वायरस है या कोविड का म्यूटेशन है कि और क्या। ये आजकल सर्दियों में बहुत देखा जा रहा है कि जो हम कहते हैं फ्लू लाइक सिंड्रोम, बुखार, जुकाम, नज़ला, शरीर में दर्दें, खांसी, एक परिवार में एक व्यक्ति के हुआ फिर और लोगों को भी हो गया, ये देखा जा रहा है। और कुछ तक तो जब इसमें हम सैंपल करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये कोविड के कारण नहीं पर इन्फ्लुएंजा के कारण भी हो रहा है। तो कई वायरसेस जो कोविड जब फैल रहा था तो वो साइडलाइन हो गई थी, अब वो थोड़ी सी उभर के आ रही हैं। और क्योंकि अब हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो और वायरसेस से भी हमें बचा के रखता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो वायरल इन्फेक्शंस एकदम बढ़ गई हैं। और इस मौसम में जब ठंड होती है तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये बात सही है कि इस दफ़ा हम ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस देख रहे हैं, और वो कोविड के कारण इतनी नहीं है जितनी नॉन कोविड वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा है उसके कारण देखी जा रही है। इस वायरस का कुछ नाम है, इसके लिए कुछ रिसर्च चलेगा। ये वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है, H3N1 भी है, H3N2 है, H1N1 है, इनके ये नाम हैं। और ये हम इसके लिए टेस्ट भी हैं। इसके लिए एक दवाई हम पहले भी देते थे जो हमने स्वाइन फ्लू के टाइम में दी थी, ऑसेल्टेमाविर, टैमी फ्लू के आम नाम से जानी जाती, वो हम देते भी हैं। तो इसके कुछ इलाज भी हैं और ये माइल्ड सब हमारी ही रहती है। जैसे हमने डेल्टा वेव में कोविड में बहुत सीवियर निमोनिया देखा, इस टाइप का वो निमोनिया इस वायरस के साथ नहीं देखा जाता। सर, पोस्ट कोविड के कुछ सिम्टम्स आप हमें बता सकते हैं क्या, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं और इतने सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा पोस्ट कोविड है या कौन सा जनरल है। तो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि कोविड की वजह से या पोस्ट कोविड में हमें कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं। तो अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो अगर हम आंकड़े देखें या डेटा देखें तो कोविड से जब लोग ठीक होते हैं, जब कोविड ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी लोगों को बॉडी एक, शरीर में दर्दें, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, या खांसी रहती है, सुस्ती ज़्यादा रहती है, या नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इस टाइप के लक्षण होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनके ये लक्षण जो है नॉर्मली 12 हफ्ते तक, 3 महीने तक काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और आस्ता आस्ता बॉडी सेटल हो जाती है। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनमें ये लक्षण जो हैं ये 3 महीने से भी ज़्यादा चलते हैं और इनको हम लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सीक्वले भी कहते हैं। इसमें जो हम देखते हैं कि बॉडी एक, शरीर में दर्दें, खांसी, सुस्ती रहना, ब्रेन फॉग जो लोग कहते हैं कि हम बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और एक ब्रेन में एकदम फॉग सा हो जाता है, इस टाइप के लक्षण जो है ये काफ़ी देखे जाते हैं। नींद डिस्टर्ब हो जाती है लोगों की, और कई ऐसे लोग हैं जिनके अगर कोविड के कारण हार्ट पे असर पड़ गया हो या फेफड़ों पे असर पड़ा हो तो लंग फाइब्रोसिस या हार्ट की प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाती हैं। सर, कोविड के 1 साल 2 साल बाद किसी का अगर मौत हो, हार्ट अटैक हो, उसे हम पोस्ट कोविड बोलेंगे या जनरल हार्ट अटैक बोलेंगे? नहीं, उसमें हम पोस्ट कोविड नहीं बोलेंगे क्योंकि तब कोविड का असर बहुत कम हो सकता है। और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ, स्मोकिंग हुआ, पोल्यूशन हुआ, तो कोविड कैन नॉट डायरेक्टली बी ब्लेम्ड देन कि भाई ये इसके कारण ही हार्ट अटैक हुआ है। सर, आपने ऐसे एक सिस्टम को देखा जहाँ पे बहुत सारे मौत हो रहे थे, आपको आना पड़ता था, आप बोलते थे फिर चले जाते थे, और डर हमारे मन में था। हमारा सिस्टम अभी कैपेबल हो गया है क्या? अब कोई भी वायरस इंडिया आएगा और हम उसे हरा पाएंगे? तो हमने कोविड में बहुत कुछ सीखा है। 2-3 चीज़ें जो सीखी हैं, एक तो हमारा सर्वेलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई भी वायरस आए तो हम उसको जल्दी पकड़ पाएँ और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएँ। और मैं ये कहूँगा कि अब भारत में एक पूरा अच्छा सर्वेलेंस नेटवर्क है जहाँ पे हम वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नया वायरस है, नया वेरिएंट है, और उसका क्या सिम्टम्स हैं, तो उसका क्या क्लिनिकल प्रोफाइल है, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो कोविड ने हमें सिखाई कि हमें रिसर्च बहुत करनी है और हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई नया वायरस आए तो हम अपने देश में ही उसका वैक्सीन बना पाएँ, औरों पे निर्भर ना हो। और ये भी हम अब कई फंडिंग के कारण कई गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का एक पार्टनरशिप शुरू हुआ है जिससे अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत में वैक्सीन बन जाएंगी। और हमने देखा कि भारत में अब भी नई वैक्सीन आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले नेज़ल वैक्सीन जो है वो रिलीज़ हुई। तो ये जो नई वैक्सीन आ रही हैं ये
इंडिजिनियस भारत की खोज के कारण आ रही हैं, भारत में ही बन रही हैं। तो एक ये चीज़ हमने सीखी। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है हमने सीखी जो है, और वो है टेली कंसल्टेशन, कि जब ऐसा कोई पैंडेमिक आए या वैसे भी अगर पैंडेमिक ना भी हो, तो हम बिना पेशेंट को दूर से हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम इस सब के वो टेलीमेडिसिन के थ्रू कवर कर सकते हैं, और अगर हम टेलीमेडिसिन यूज़ करें तो पेशेंट का इलाज भी हो सकता है, और पैंडेमिक वाली सिचुएशन में इसका बहुत लाभ होता है, क्योंकि फिर पेशेंट का एक्सपोजर या लोगों की एक्सपोजर के चांसेस कम हो सकते हैं। सर, और एक क्वेश्चन हमारे मन में है। कोविड के बारे में आपने बहुत सारी बात कहा, मगर इस टाइम इंडियन सिस्टम में ऐसे डॉक्टर हैं क्या जो कि बहुत बड़े बड़े बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी कहा जाता है अगर कुछ बहुत बड़ा हो, कैंसर हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। क्या इंडियन सिस्टम में उस सारी बीमारियों की टच नहीं है? ये बात सही नहीं है। इंडियन सिस्टम में मैं कहूँगा कि अब तो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इंडियन सिस्टम में सारी इन बीमारियों का इलाज भी है, बेहतर इलाज भी है, और बाहर के मुकाबले कॉस्ट इफ़ेक्टिव इलाज भी है। और इसीलिए अगर हम भारत की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा भारत में इंडस्ट्री आ रही है वो मेडिकल टूरिज़्म है। बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हों, यूरोप से हों, अफ्रीका से हों, एशिया से हों, क्यों यहाँ पे इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलाज जो है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वही फैसिलिटीज़ आपको यूएस में मिलेंगी, यूरोप में मिलेंगी, जो इंडिया में मिलेंगी, और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। जितने डॉलर्स या पाउंड्स देना पड़ते हैं वहाँ पे, उससे कई कम खर्चे पे यहाँ पे उसी क्वालिटी का रिसर्च, उसी क्वालिटी का ऑपरेशन, ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी भी हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब वो सिचुएशन नहीं है कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत हो। कुछ हद तक कई लोग इसको फैशनेबल सोचते हैं कि हम बाहर चलेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। जी, आप बहुत बार उड़ीसा आ चुके हैं, अभी भी उड़ीसा आए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि उड़ीसा के हेल्थ सिस्टम को आपने देखा है, परखा है? उड़ीसा का हेल्थ सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ है। हेल्थ इज़ फ्री फॉर ऑल। यहाँ सब कुछ दवाइयाँ मुफ्त हैं, इलाज मुफ्त है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट्स को हेल्थ कई जगह ऐसा देखा जाता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत हो जाता है, और हेल्थ के अपने इलाज के चक्कर में पेशेंट्स को कभी कभी अपनी ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि फ्री हेल्थ सिस्टम है। हेल्थ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है उड़ीसा में। अब जो एम्स है भुवनेश्वर में, वो भी अच्छा कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ीसा इज़ ग्रोइंग स्टेट एंड इज़ डूइंग वेरी वेल। डॉक्टर अशोक महापात्र को आप बहुत बार मिले होंगे सर। डॉक्टर अशोक महापात्र और आप, वो कैसा बॉन्डिंग था आप दोनों का? ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड गुड विशेस फॉर बोथ। सर, उड़ीसा में आपको खाने में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? उड़ीसा में जो आता हूँ मैं तो फ़िश ज़रूर खाता हूँ। उड़ीसा में फ़िश बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ओके सर। सर, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आज बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, उस डिस्कशंस का एक रिव्यूज़ था कि गरीबों को ट्रीटमेंट कैसे मिले। क्या भारत में हम ऐसे एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें गरीबों को भी हाई लेवल का ट्रीटमेंट मिल सके? दिल्ली एम्स जैसे सिस्टम उड़ीसा में है नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जो हेल्थ फॉर ऑल हो, चाहे वो इंश्योरेंस से सिस्टम से हो, गवर्नमेंट सिस्टम से हो, पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो या मिडिल क्लास का हो या किसी भी स्टेटस का हो, हेल्थ उसके लिए एक राइट होना चाहिए कि उसको फ्री हेल्थ, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ मिलना चाहिए। चाहे उसमें हमें कुछ टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत हो या कुछ करने की ज़रूरत हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि हेल्थ एट योर डोर स्टेप, कि आपको, अब हम एम्स दिल्ली में मैं देखता था कई पेशेंट्स उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से बहुत दूर से अपने इलाज के लिए आते थे। आने जाने में खर्चा हो जाता था, वहाँ पे जब टेस्ट की रिपोर्ट आनी है उसका वेट कर रहे हैं, उसमें खर्चा हो जाता था। तो अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे की बात नहीं करें, और जो उनका खर्चा होता है, उनके साथ कोई आएगा भी, वो होटल में ठहरेगा, उसका खान पान, वहाँ पे उनकी नौकरी छोड़ के आएगा, छुट्टी लेके आएगा, तो ओवरऑल खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम हेल्थ पास में, उनके घर के पास में हाई क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बच सकती हैं। और इसलिए हाई क्वालिटी फ्री हेल्थ
एंड हेल्थ एट योर डोर स्टेप। अगर ये दो चीज़ें हो जाएं तो मेरे को लगता है हेल्थ सिस्टम भारत का बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहा। आम सहित जोड़ी हो जाइए रणदीप गुलेरिया, जे कि पोस्ट कोविड एवं डाक्तरी विज्ञान उपर एते किछि कहले जहाँकि आपणक निकटरे पहुँचवार आवश्यकता थिला। आम स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुछु। नमस्कार।